बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देखिए, स्टोरी टेलिंग की प्रैक्टिस करेंगे। 10-15 सेंटेंसेस हैं, कंटिन्यूअसली इन सेंटेंसेस को बोलेंगे, एक सिचुएशन बताएंगे। एक सेंटेंस दो सेंटेंस बोलने के बाद अगर आप अटक जाते हैं तो इस सेशन को जरूर पूरा देखिएगा। रीजन आपको समझ में आ जाएगा, सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। एक्चुअल में हम अटक इसलिए जाते हैं, हम ट्रांसलेशन करने लग जाते हैं सेम वर्ड ऑर्डर में, राइट। हिंदी में बिल्कुल गौर मत दीजिएगा, मैं सिचुएशन आपको बता देता हूँ। मेरी आंख में कुछ गिर गया है, राइट। आमतौर पे ऐसी चीजें क्या होती हैं, 1 घंटे में 15-20 मिनट में अपने आप सही हो जाती हैं, लेकिन मुझे पूरा 1 घंटा हो गया। मेरे एक दोस्त को भी ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, उसने हल्के में ले लिया, उसको आखिरकार ऑपरेशन कराना पड़ा और 50,000 रुपए का खर्चा आया। अब इस प्रकार की जो सिचुएशन है, राइट, उसकी आंख में एक्शन में क्या हुआ था कि एक किसी कीड़े ने डंक मार दिया था। अब ये सारी चीजें हमको बतानी है कंटिन्यूअसली। इन सेंटेंसेस को बिल्कुल नेचुरली हम इंग्लिश में बोलेंगे द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू, राइट। और हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हुए चलेंगे, ग्रामर समझते हुए चलेंगे और ऑल्टरनेट देखते हुए चलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस सेंटेंस को और कितने तरीके से इंग्लिश में बोला जा सकता है, कितने तरीके से फॉर्म किया जा सकता है, राइट। जैसे कि मेरी आंख में कुछ गिर गया, एक बेसिक तरीके से आप बता दीजिए, समथिंग फेल इनटू माय आई। बिल्कुल बेसिक तरीका हो गया, क्योंकि ये सेंटेंस ही बड़ा इजी है, इसको ट्रांसलेट किया जा सकता है, लेकिन सारे नहीं किए जा सकते हैं। ओनली 10% सेंटेंसेस होते हैं जो ट्रांसलेट हो पाते हैं, वर्ड मैच करते हैं आपस में। रेस्ट 90% ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे विच हैज नो कनेक्शन विद हिंदी। अब इसी चीज को एक दूसरे तरीके से आप बताने की कोशिश करिए। समथिंग लाइक सैंड फेल इनटू माय आई। अब यहां पर आपने कुछ कह दिया, डस्ट जैसा कुछ गिर गया है। समथिंग लाइक सैंड फेल इनटू माय आई, यानी कि कुछ रेते जैसा मेरी आंख में गिर गया है। अब ये दो शब्द हमको पता चले, फेल इनटू माय आई। अब इसका ऑल्टरनेट जब तक हमें पता नहीं होगा ना, तब तक फ्लुएंसी नहीं आएगी, क्योंकि एक वर्ड कुछ एक सिचुएशन में नहीं सूट करता है। अब इसकी जगह पर आपको ये भी पता होना चाहिए, समथिंग लाइक सैंड गॉट इनटू माय आई। समथिंग लाइक सैंड गॉट इनटू माय आई इज मोर कॉमनली यूज्ड इन नेटिव इंग्लिश, राइट। ये और ज्यादा कॉमनली यूज होता है, समथिंग लाइक सैंड गॉट इनटू माय आई, यानी कि कुछ मेरी आंख में रेते जैसा गिर गया। अब आधा सेंटेंस आपको पता चला। अब इसके बेसिस पे अगर आपको ये बताना पड़े, मैं रास्ते में जा रहा था, मेरी आंख में रेते जैसा कुछ गिर गया। मैं रास्ते में जा रहा था, मेरी आंख में रेते जैसा कुछ गिर गया, तो आई वॉज गोइंग ऑन द वे, ये एक ट्रांसलेशन हो गया। अगर आप ऐसे कह देंगे तब भी ठीक है, ऑन माई वे। नेचुरल तरीका क्या हुआ, ऑन माई वे समथिंग लाइक डस्ट गॉट इनटू माय आई। ऑन माई वे बताने का एक तरीका है रास्ते पर, राइट। आई वॉज गोइंग ऑन द वे, ये एक ट्रांसलेशन है। तो इस ट्रांसलेशन की कैटेगरी से हमको ऊपर उठना है, क्योंकि ये जो सेंटेंस अभी हमने बोला, मैं रास्ते पर जा रहा था, ये भी एक ऐसा सेंटेंस है जो ट्रांसलेट हो पाया। आगे पूरा सेशन देखिए, कुछ एक ऐसे सेंटेंसेस आएंगे आप कहेंगे कि हाँ, ट्रांसलेशन की वजह से हम रुक जाते हैं, क्योंकि हमको ऑल्टरनेट नहीं पता। देखिए, आंख किसकिसा रही है, आंख किसकिसा रही है, ये वाला सेंटेंस एक्चुअल में इस वर्ड ऑर्डर में ट्रांसलेट हो ही नहीं सकता। आंख किसकिसा रही है, आंख किरकिरा रही है। जब रेता गिर जाता है तो जो किरकिराहट हो रही है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको सिंपल इतना कहना पड़ेगा, इट फील्स ग्रिडी। ग्रिडी फीलिंग जो है वो अक्सर हम जो रेते से जो फीलिंग आती है आंख में, दैट इज ग्रिडी, राइट। इट फील्स ग्रिडी, यानी कि ऑन माई वे समथिंग लाइक डस्ट गॉट इनटू माय आई एंड इट फील्स ग्रिडी। माई आई फील्स ग्रिटी, फिर मजा नहीं आएगा। गेटिंग माय पॉइंट, इट फील्स ग्रिटी। आपने सिचुएशन बता दी पहले वाले सेंटेंस से कनेक्ट करके कि आंख में कुछ गिरा है, तो डेफिनेटली आंख में ही महसूस हो रहा है। इट फील्स ग्रिटी, गॉट द पॉइंट। अगर इस वर्ड ऑर्डर में बोलने लगेंगे तो रुक जाएंगे। अब इसी सिचुएशन को बताने का एक तरीका मिला। अब दूसरे तरीके से बोल दीजिए, इट्स बॉदरिंग मी अ लॉट, इट्स बॉदरिंग मी अ लॉट। आप ऐसे कह सकते हैं, दिस ग्रिटी फीलिंग इज बॉदरिंग मी अ लॉट, दिस ग्रीडी फीलिंग इज बॉदरिंग मी अलॉट। आपने इस तरीके से कह दिया कि बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है ग्रीडी फीलिंग की वजह से। या फिर आप तीसरे तरीके से बोल करके देखिए, इट्स कॉजिंग सो मच डिस्कम्फर्ट, इट्स कॉजिंग सो मच डिस्कम्फर्ट। अब आप 3 सेंटेंसेस साथ में बोल करके देखिए, ऑन माई वे समथिंग लाइक डस्ट गॉट इनटू माय आई and it feels gritty and this gritty feeling is causing so much discomfort। तो सेंटेंसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए चलना है। हमारे साथ प्रॉब्लम मैं आपको जेन्युइनली बताऊं क्या होती है कि हम एक सेंटेंस को इंडिविजुअली बोल के कोशिश करते हैं पूरा मैसेज चला जाए, पॉसिबल नहीं है। तो आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाते हुए चलना है कि इतनी बात मैंने पिछले सेंटेंस में कन्वे कर दी है, तो अगले सेंटेंस को अधूरा बोल के काम चल रहा है या नहीं चल रहा, राइट। अब आमतौर पे ऐसी परेशानी अपने आप सही हो जाती है। तो यूजुअली दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हील ऑन इट्स ओन। यूजुअली की जगह आप जनरली कह दीजिए, जनरली दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हील ऑन इट्स ओन। हील ऑन इट्स ओन अपने आप सही हो जाती। हील का मतलब पता है, ये ठीक होना, लेकिन यहां पर आप गेट बेटर भी कह सकते हैं। जनरली दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स गेट बेटर ऑन इट्स ओन।
Generally, this kind of problems get better on its own. Usually, this kind of problems get better on its own. लेकिन मुझे पूरा 1 घंटा हो गया है, लेकिन मुझे पूरा 1 घंटा हो गया है। अब मुझे पूरा अगर हो गया है, मेरे लिए स्पेसिफिकली कर क्या रहे हैं यहाँ पर, फीलिंग को समझ के चलना पड़ेगा, आपको खुद पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, फॉर मी, बट फॉर मी इट्स बीन ओवर एन आवर। मुझे 1 घंटा हो गया, फॉर मी लगा दिया जाएगा, फॉर मी इट्स बीन ओवर एन आवर। ओवर एन आवर की जगह पर आप सिंपल कह दीजिए फॉर मी इट्स बीन मोर देन एन आवर। मोर देन एन आवर, ओवर एन आवर, आई बिलीव कि आपको ऑल्टरनेट साथ के साथ पता चल रहे होंगे। ये ऑल्टरनेट जब तक हमको पता नहीं होंगे तब तक फ्लुएंसी आएगी ही नहीं, क्योंकि कुछ एक सिचुएशन ऐसी आती हैं, लॉजिक आप समझ के देखिए। आपको कई बार लगता होगा कि यार सेंटेंस मेरे माइंड में रह गया, मैं बोल नहीं पाया, कॉन्फिडेंस नहीं आया, जस्ट बिकॉज यू हैवंट हर्ड, सुना नहीं है आपने ये सेंटेंस कभी भी, इसलिए फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि सही है या गलत है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दूसरा आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और लाइव क्लासेस के 2 फायदे होंगे। सबसे पहले हम आपको अपने कम्युनिटी, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर सकते हैं, पूरा दिन पूरी रात जब आप चाहें। 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं ग्रुप में, अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, प्रैक्टिस के लिए लोग ज्यादातर ज्वाइन करते हैं। तो जब आप उनके साथ रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सिचुएशनल इंग्लिश पता चलेगी, ट्रांसलेशन की आदत छूटेगी। कॉन्वर्सेशन चल रहा होता है, कॉन्वर्सेशन में लोग अपने अपने तरीके से एक बात को लिखते हैं, कोई बेसिक ट्रांसलेशन करता है, कोई इडियोमेटिकली सेंटेंस को फॉर्म करता है, कोई ईडीएम यूज कर लेता है, कोई उस बात को कहने के लिए फ्रेज बोल देता है, कोई स्लैंग यूज करता है। पता चलता है एक बात को कितने तरीके से इंग्लिश में पहुंचाया जा सकता है, और कोई लिमिट नहीं है। वहां पे आप पूरा दिन चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, ग्रुप में प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जितनी देर चाहे, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास कितना समय है, राइट। तो वहां पर सारा गेम एटमॉस्फेयर का है, आपको एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, रिलेटेड बातें होती रहती हैं, लाइफ से रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं, तो काफी ज्यादा वहां हेल्प मिलेगी। दूसरा, शाम को हमारी लाइव क्लासेस होती है, वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकल रूल्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन करते हैं कि इस सेंटेंस को इस तरीके से बोला जा सकता है या नहीं बोला जा सकता, या किसी ने कोई इंग्लिश का सेंटेंस सुना, कंफ्यूजन है उसको ग्रामर को लेकर के, या फिर कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव। ज्यादा सीखने का कुछ नहीं है, मैक्सिमम 40-45 ग्रामर के रूल हैं, 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं लगना चाहिए समझने में, राइट। बहुत ज्यादा अगर हम बहुत डीप डाइव करके अगर समझना चाहेंगे तो 1 महीने से ज्यादा नहीं लगना चाहिए कंसेप्ट्स क्लियर होने में। तो लाइव सेशन में जब आप बैठेंगे तो डाउट्स एंड कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आने लगेगा, सेंटेंसेस को आदत में डालने के लिए प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे जिनके साथ जितनी चाहे प्रैक्टिस करिए। और बस यही सारा का सारा है कि जो भी फ्लुएंसी के लिए आपको जरूरी है वो सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी बहुत ही कम प्राइस में। कोई मंथली फीस चार्ज नहीं करते, हम छोटा सा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फी चार्ज करते हैं लाइफ में एक बार। उसके बाद जब तक आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना शुरू ना करते हैं तब तक आप हमारे ग्रुप में रहेंगे, लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं जब चाहें तब, राइट। तो लाइव क्लासेस में आइएगा, मोस्ट वेलकम है आपका। लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। ये ठीक ही नहीं हो रहा है, यानी कि फॉर मी इट्स बीन ओवर एन आवर, मुझे तो 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, यानी कि जनरली दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स गेट बेटर ऑन इट्स ओन, बट फॉर मी इट्स बीन ओवर एन आवर, मुझे 1 घंटे से ज्यादा हो गया, ये ठीक ही नहीं हो रहा है। सो इट्स नॉट गेटिंग एनी बेटर, इट्स नॉट गेटिंग एनी बेटर। अब यहां पर हमने बताया ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, राइट। अगर मैं ये कहूं किसकिसाहट ठीक नहीं हो रही है तो फिर अटक जाएंगे ट्रांसलेशन करते समय। हमने इट्स नॉट गेटिंग एनी बेटर क्यों कह दिया, क्योंकि हमने पहले के जो सेंटेंसेस हैं उनके आधार पर अगला वाला बना दिया है। तो करते ही यही है, कॉन्वर्सेशन के दौरान हम एक सेंटेंस से पूरा मैसेज नहीं पहुंचाते हैं। हिंदी में कुछ एक सेंटेंस ऐसे आ जाते हैं जिनसे मैसेज जा रहा है, हम उतने ही शब्दों में इंग्लिश में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो एक के बजाय 5 सेंटेंस बोलना शुरू करो, लेकिन मैसेज जाना चाहिए। जितने शब्द हिंदी में बोल रहे हैं उतने शब्दों में बोलने की कोशिश नहीं करनी है एक सेंटेंस को। समझ आ गया लॉजिक? अगर आप मैसेज पहुंचाएंगे तो काफी इजी लगने लगेगा। इसी बात को दूसरे तरीके से कहिए, दिस ग्रीडी सेंसेशन हैजंट ईज्ड अप येट, दिस ग्रीडी सेंसेशन हैजंट ईज्ड अप येट, इट्स नॉट गेटिंग एनी बेटर, ठीक नहीं हो रहा है, या फिर दिस ग्रीडी सेंसेशन हैजंट ईज्ड अप येट। ईज अप का मतलब ये कुल मिला करके आपने एक फ्रेज यूज कर लिया, आराम नहीं हो रहा है इसमें, राइट। इसी चीज को आप एक और तरीके से बोल के देखिए, दिस ग्रीडीनेस स्टिल परसिस्ट। बताने का तात्पर्य क्या है कि कितने ऑल्टरनेट होते हैं हमारे पास, कोई भी चीज स्टिल परसिस्ट है यानी कि अभी भी कंटिन्यूटी में है। सो दिस ग्रिटीनेस स्टिल परसिस्ट, यानी कि वो ग्रिटीनेस जो है अभी भी कंटिन्यूअसली हो रही है, राइट। नाउ आंख की परेशानी तो हमें हल्के में ले लेनी चाहिए,
आंख की परेशानी को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, तो वी शुडंट टेक इट लाइटली भी कहा जा सकता है। फीलिंग बताने की कोशिश करिए आप अपने शब्दों में, देखिए इन सेंटेंसेस को आप भी लिखने की कोशिश करा करें, हर कमेंट को हम पढ़ते हैं, राइट। सो आंख की परेशानी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब देखिए कितने तरीके से बात को कहा जा सकता है। वी शुडंट इग्नोर इश्यूज रिलेटेड टू आई। देखिए वी शुड नॉट इग्नोर लगा के आपने थोड़ा सा इंडिकेशन दे दिया, हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए। वी शुडंट इग्नोर इश्यूज रिलेटेड टू आई। या फिर देखिए इसको इस तरीके से स्ट्रक्चर करा है हमने, राइट। आप इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से, मतलब अच्छा नहीं है दूसरा बदल के कहा जाए तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, वी शुड नॉट इग्नोर आई रिलेटेड इश्यूज, राइट। लेकिन यहां पर हमने इश्यूज पर एम्फेसाइज करा है, वी शुड नॉट इग्नोर इश्यूज। इश्यूज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, कौन से वाले, रिलेटेड टू आई, आंख से संबंधित। तो एक शब्द पर एम्फेसाइज करने के लिए हमको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, वर्ड ऑर्डर, कि कितने तरीके से कौन सा शब्द कहां लगा करके कौन से शब्द पे एम्फेसाइज किया जा रहा है, जबकि ग्रामेटिकली गलत नहीं हो जाना चाहिए सेंटेंस, शब्दों को इतना ज्यादा नहीं हिलाना है। सो वी शुड नॉट इग्नोर इश्यूज रिलेटेड टू आई, यानी आंख से संबंधित इश्यूज को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। दूसरे तरीके से इसी चीज को आप फॉर्म करके देखिए, यू शुड नॉट इग्नोर इश्यूज विद द आई। यहां पर देखिए वी लगा दिया है, यू लगा दिया है, इनसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप जनरल बात कह रहे हैं, आंख की परेशानी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हम वी यू काफी कॉमन है यूज कर लेना, जहां पर सब्जेक्ट नहीं होता है तो इंग्लिश में यूज कर लिया जाता है। एक और तरीके से आप इसी चीज को बोल करके देखिए। एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहे हैं या थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि विद तो साथ होता है, ये चीजें समझ में अगर नहीं आ रही हैं तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, इनको आपको सुनना ही पड़ेगा, सुनते चले जाइए। जब आप अलग अलग सिचुएशन में इन स्ट्रक्चर्स को दोबारा सुनेंगे तो खुद से लॉजिक समझ में आ जाएगा, क्योंकि 300 करीबन स्ट्रक्चर्स हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। तो आप चैनल पे अगर पहली बार आए तो 250 से ज्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे चैनल पे। 10-15 वीडियोस देखना शुरू करिए स्टार्टिंग से, खुद से आपको लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश समझ आ जाएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आने लगेंगे। सो वी शुड नॉट इग्नोर आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये नॉर्मल हमने सेंटेंस बना दिया, वी शुड नॉट इग्नोर आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मेरे एक दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ था, मेरे एक दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अब हमको दोनों चीजों पे एम्फेसाइज करना है, दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ था। सो समथिंग सिमिलर, एग्जैक्टली सेम, समथिंग सिमिलर भी कह सकते हैं, एग्जैक्टली सेम भी कह सकते हैं। एग्जैक्टली सेम ऑल्सो हैपेंड टू अ फ्रेंड ऑफ माइंड। यहां पर हमने एम्फेसाइज करा है दोस्त पर, फ्रेंड ऑफ माइंड। अपने को मैंने थोड़ा यहाँ हल्का रखा, फ्रेंड पे एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही मेरे दोस्त के साथ भी हुआ था, तो समथिंग सिमिलर ऑल्सो हैपेंड टू ए फ्रेंड ऑफ माइंड, यानी जो मेरा दोस्त है उसके साथ भी एक बार ऐसा हुआ था। समथिंग सिमिलर ऑल्सो हैपेंड टू ए फ्रेंड ऑफ माइंड। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। रास्ते में आते हुए किसी कीड़े ने आंख पे काट लिया था, रास्ते में आते हुए उसे किसी कीड़े ने काट लिया था। अब देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले एक स्ट्रक्चर बोला था, अब रास्ते में जाते हुए, तो ऑन हिज वे, ऑन माय वे कहना काफी ज्यादा कॉमन है। रास्ते में आते हुए उसे किसी कीड़े ने काट लिया था, तो ऑन हिज वे ए बग स्टंग हिज आई, यानी कि रास्ते पर, यहाँ पर अभी हमने ऊपर वाले पे स्ट्रक्चर यूज किया था, रास्ते पे मैं जा रहा था तो ऑन माई वे, ये कहना काफी कॉमन है। सो ऑन हिज वे ए बग स्टंग हिज आई। देखिए जो कोई भी मधुमक्खी वगैरह है, जो कीड़ा मकोड़ा जो हमारे डंक जो मारता है, वो एक्चुअल में बाइट नहीं करता है, वो स्टिंग करता है, तो उसका हमने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया है। ऑन हिज वे ए बग स्टंग हिज आई, उसकी आंख में एक बार डंक मार दिया था एक कीड़े ने। उसके बाद उसने सोचा अपने आप ठीक हो जाएगा, उसने सोचा, अब यहाँ पर हम पास्ट बता रहे हैं, उसने सोचा अपने आप ठीक हो जाएगा। ही थॉट इट वुड गेट बेटर ऑन इट्स ओन। देखिए यहां पर दो कंफ्यूजन दूर कर लीजिए थोड़ा सा। ही थॉट, उसने सोचा, इट वुड गेट बेटर ऑन इट्स ओन, उसे लगा ये अपने आप ठीक हो जाएगा। ही थॉट इट विल गेट बेटर ऑन इट्स ओन। यू कैन यूज बोथ, वुड भी कह सकते हैं, विल भी कह सकते हैं, बस इतना सा फर्क है, यहाँ पर वुड का मतलब है उसने कल्पना करी। He thought it would get better on its own, उसका इमेजिनेशन था कि अपने आप सही हो जाएगा। He thought it will get better on its own, अगर ये कहें तो उसने सोचा इन फ्यूचर अपने आप ठीक हो जाएगा। विल लगा करके उसने फ्यूचर की बात करी और वुड लगा करके उसने संभावना की बात कर दी। देखिए जैसे मान के चलिए हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है, हम उससे अक्सर कहते हैं वुड यू लाइक टू हैव सम टी,
हमको अगर ये कहना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं विल यू लाइक टू हैव सम टी। विल लगा के आपने फ्यूचर की बात कर दी कि अभी थोड़ी देर बाद विल यू लाइक टू हैव सम टी, क्वेश्चन कर रहे हैं, ये भी ग्रामेटिकली ठीक है। लेकिन विल ना कह के वुड कह दिया जाता है, वुड यू लाइक टू हैव सम टी, यानी हम संभावना की बात कर रहे हैं ना कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो वुड जहां भी आपको देखने को मिलता है एक्चुअल में ये हाइपोथेटिकल जो आप सोच रहे हैं उसके बारे में संभावना के लिए यूज किया जाता है। सो ही थॉट इट वुड गेट बेटर ऑन इट्स ओन, उसे लगा ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इसी प्रकार के कंफ्यूजन जो है, वुड और विल में क्या फर्क है, सपोज टू, हैव टू, हैज टू, आउट टू, इनमें क्या फर्क है, तो ये सारी चीजें हम लाइव सेशन में जब डिस्कस करते हैं ना, लोग अपना अपना ओपिनियन भी देते हैं, अलग अलग लाइफ से रिलेटेड सेंटेंसेस जब डिस्कस होते हैं तो खुद से ये ग्रामर उनके साथ के साथ अपने आप क्लियर हो जाती है कि अच्छा सब के सब इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं, राइट। ज्यादातर आप जब आएंगे सेशन में तो आपको पता चलेगा जो आप सोच रहे थे वो सही था, क्योंकि इसमें गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कुछ दिन बाद उसे ऑपरेशन करवाना पड़ा, जैसे कि ही थॉट इट वुड गेट बेटर ऑन इट्स ओन, उसे लगा अपने आप से ही हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद उसे ऑपरेशन करवाना पड़ा बिकॉज ही इग्नोर्ड आई रिलेटेड प्रॉब्लम, ही इग्नोर्ड द इशू रिलेटेड टू आई, राइट। तो घुमा फिरा के वही स्ट्रक्चर्स रहेंगे, बार बार सुनेंगे, याद होने लगेंगे। कुछ दिन बाद उसे ऑपरेशन कराना पड़ा। अ फ्यू डेज लेटर, यहां पर देखिए ए लगा देंगे, दोनों में फर्क पकड़ते हैं, ए फ्यू डेज और फ्यू डेज, थोड़ा सा फर्क है। ए फ्यू डेज लेटर ही हैड टू गेट अ सर्जरी, ए फ्यू डेज लेटर ही हैड टू गेट अ सर्जरी, आप ऐसे भी कह सकते हैं या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। फिर फ्यू और अ फ्यू पे आते हैं, आपने कह दिया ही हैड टू गेट ए सर्जरी, कॉमनली कहा जाता है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर अ फ्यू डेज ही हैड टू अंडरगो एन आई सर्जरी, ही हैड टू अंडरगो एन आई सर्जरी। देखिए अपने आप में बना हुआ फ्रेज है, आई हैव टू अंडरगो ए सर्जरी, यानी मुझे सर्जरी करानी है। या फिर ही हैड टू गेट एन आई सर्जरी, ऐसे कह सकते हैं ही हैड टू गेट एन आई सर्जरी डन, पूरा कर सकते हैं इसी चीज को। देखिए फ्यू और ए फ्यू में बस इतना सा फर्क है, जब मैंने कहा फ्यू डेज लेटर तो इसका मतलब हुआ कुछ दिन बाद। अ फ्यू डेज लेटर जब हमने ए इंक्लूड करके बोल दिया तो हमने फिर दिनों की बात नहीं करी, क्वांटिटी की बात कर दी, ड्यूरेशन की। जब मैंने कहा फ्यू डेज लेटर, इसका मतलब हुआ 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद, नंबर्स ऑफ डेज की बात कर दी मैंने, फ्यू डेज लेटर, राइट। ए फ्यू डेज लेटर जब मैंने कहा तो फिर दिनों के नंबरों की बात नहीं हो रही है, ड्यूरेशन की बात हो गई। हालांकि इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है क्योंकि दोनों चीजों से ही आप टाइम की बात कर रहे हैं, राइट। अ फ्यू डेज लेटर, आफ्टर सम टाइम, जब आप डिस्कशन में बैठेंगे, लोगों की इंग्लिश सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये चीजें इंटरचेंजेबली यूज होती हैं। तो लाइव क्लासेस में आएंगे, डिस्कशन में बैठ के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। इस सेशन के बारे में आप अगर देना चाहें तो मुझे फीडबैक दीजिएगा कि इससे थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिली या नहीं मिली, और इनको सेशंस को हम और ज्यादा बेटर कैसे बना सकते हैं। कोई सजेशन आपका हो तो सजेशन लिख दीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहें।